हाय फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो अगला लेक्चर हमारा होगा वो मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान, जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं और अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में, उनसे संबंधित होगा। तो ये मेरा लेक्चर आपके सामने मध्य प्रदेश के जो कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान जो मैंने कल आपको बताया था कि जो आरक्षित वन क्षेत्र होता है उसमें बनाए जाते हैं, जहाँ पे लोगों का जाना प्रतिबंधित होता है या उस क्षेत्र का जैव विविधता की दृष्टि से संरक्षण किया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान उस क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वह 11 है। तो मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 11 है। ठीक है। और जो भारत है उसमें कुल जो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है आरक्षित क्षेत्र में वो 103 है। तो मध्य प्रदेश में जो 11 राष्ट्रीय उद्यान है वो सर्वाधिक हैं। किसी राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अगर हैं तो वो मध्य प्रदेश ही हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश में 31 है, 31 अभ्यारण्य है। ठीक है, 31 यानी 31 अभ्यारण्य है, जिसमें अलग अलग कहीं गो अभ्यारण्य है, सोन चिड़िया अभ्यारण्य है, खरमोर पक्षी अभ्यारण्य है। तो अलग अलग प्रजाति के पशु या पक्षियों के लिए ये अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं, जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में 31 है, एक प्रस्तावित सहित। ठीक है। और एक और फैक्ट जो है वो है टाइगर रिजर्व। तो देखिए दोस्तों, टाइगर रिजर्व जो होते हैं उसमें टाइगरों का संरक्षण किया जाता है। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में देहरादून की जो एक विस्तृत रिपोर्ट है वन केंद्र की, उसके अनुसार जो मध्य प्रदेश में 308 अभी बाघों की संख्या है टाइगर की, और मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व जो हैं उनकी संख्या 7 है। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व जो हैं उनकी संख्या 7 है। टाइगरों का संरक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत टाइगर रिजर्व उसे बना दिया जाता है। इसलिए वो टाइगरों के लिए एक जैव विविधता की दृष्टि से एक संरक्षित क्षेत्र बन जाता है और वहाँ पे पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ विशेष जो अभ्यारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, इनका जो क्षेत्रफल है, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो 10.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोनों को मिला के 10.99 लाख वर्ग किलोमीटर इनका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के 11 कुछ अभ्यारण्य हैं, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत है उसमें सबसे जो पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है। भारत के बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं। तो जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। और उसके बाद जो आता है, तो इसके बारे में एक दो चीज़, इसके दो तीन नाम अन्य भी हैं। इसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, हेली नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क या जिम नेशनल पार्क। तो रामगंगा नेशनल पार्क, इसमें से एक नदी बहती है, उसके कारण इसको कहा जाता है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है। और जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर का हमीश जो नेशनल पार्क है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है। अगर भारत के बारे में पूछे, सबसे पुराना जिम कॉर्बेट है। ठीक है। उसके बाद जो है वो है हमीश, जो सबसे बड़ा है। भारत में जो वन सुरक्षा अधिनियम है, वन सुरक्षा अधिनियम भारत में वो 1972 में लाया गया था। ठीक है, 1972 में वन सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश में है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, मध्य प्रदेश का। सबसे पहला हम चर्चा करते हैं कान्हा किसली की। ठीक है। तो कान्हा किसली जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, स्थापित है। और ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आता है, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ पे बेरेडी प्रजाति का जो बारहसिंगा है, बेरेडी प्रजाति का
वो यहाँ पे पाया जाता है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और होलो घाटी स्थित है यहाँ पे। होलो घाटी एक प्रकार की बंजर घाटी है। होलो घाटी जो एक प्रकार की बंजर घाटी है वो यहाँ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आने के लिए एक एयरपोर्ट भी है जो मंडला में है। एयरपोर्ट कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के समीप एयरपोर्ट बनाया गया है जो मंडला में है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैं आपको बता दूं कि जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रोजेक्ट टाइगर है। यहाँ पे टाइगर भी रहते हैं और उनके संरक्षण के लिए यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये आता है। आपको बता दूं भारत में 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर पर कार्य हो रहा है और उसके अनुसार किसी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर घोषित करके वहाँ पे जो बाघ होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत में लागू है और कान्हा किसली इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। हम दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। तो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में आता है, ठीक है। तो शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी जो स्थापना है वो 1958 में की गई थी। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी माधव राष्ट्रीय उद्यान की। और यहाँ पे इस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल जो भवन है वो निर्मित है। जॉर्ज कैसल भवन, ठीक है। जॉर्ज कैसल भवन अंग्रेजों के समय से यहाँ पे उपस्थित है। उसके बाद जो यहाँ पे एक और विशेषता है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, NH3 जो रोड है, NH3 जो इसके बीचों बीच से होकर जाता है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से NH3 जो रोड है वो जाता है, नेशनल हाईवे NH3, ठीक है। तो इसकी कुछ दो विशेषता थी, ठीक है। और यहाँ पे जो वन्य जीव हैं वो सांभर और चीतल यहाँ के वन्य जीव हैं जो अत्यधिक यहाँ पे पाए जाते हैं, सांभर व चीतल, ठीक है। सांभर व चीतल यहाँ की विशेषता। हम तीसरे राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़। और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो भी टाइगर रिजर्व है एक प्रकार से। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। उमरिया में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। और ये इसका जो स्थापना हुई थी वो 1968 में हुई थी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। बाघ की दृष्टि से देश में सर्वाधिक घनत्व इस जगह पाया जाता है। देश में सर्वाधिक बाघ यहीं पाए जाते हैं। सर्वाधिक बाघ के लिए प्रसिद्ध है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और एक विशेषता इसकी यह है कि ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। आपको ध्यान रखना है एग्जाम में इसी टाइप के फैक्ट। चौथा जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा वह है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो वन विहार राष्ट्रीय राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है ये भोपाल के बीचों बीच है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 4.452 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1979 में हुई थी। कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। आइए हम पांचवें राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करते हैं। तो जो पांचवा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। टाइगर रिजर्व है ये भी। और 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर रेप्टाइल पार्क भी हैं जिसे रेप्टाइल अर्थात क्या होता है दोस्तों, रेप्टाइल मतलब जो रेंगने वाले जीव होते हैं, सांप हो गया और ऐसे जो भी रेंग कर चलते हैं जिनके पैर नहीं होते हैं वो रेप्टाइल पार्क उसको बोलते हैं। और रेंगने वाले जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1994 में, ठीक है। तो 1994 में से प्रोजेक्ट टाइगर घोषित कर दिया गया था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। उसके बाद सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर लेते हैं। छठा जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है और ये पंचमढ़ी जहाँ पे स्थित है वहीं ये है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1983 में की गई थी। इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट जो है
वो कुछ नहीं है, ये भी एक प्रोजेक्ट टाइगर है और इसे 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। इसके अलावा इसमें कोई फैक्ट नहीं है। सातवां हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है पेंच। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1975 से स्थापित है। ये छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है। उसके बाद जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यह भी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है और यहाँ भी टाइगरों का संरक्षण किया जा रहा है। और इसे 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित कर दिया गया था। 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित कर दिया गया था। अगला हम बात करेंगे वो है फासिल। फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का वो डिंडोरी में है। डिंडोरी, ठीक है, मध्य प्रदेश का एक जिला है डिंडोरी और उसी के अंतर्गत फासिल राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो जो फासिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि जो जीवाश्म है या कंकाल है जो पहले मर चुके सड़े गले जो हैं उनके, वो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान उसको कहते हैं और 1968 में स्थापित है फासिल, जो कि डिंडोरी में है। और आपको बता दूं एक फैक्ट ये कि ये प्रदेश का सर्वाधिक छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सर्वाधिक छोटा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा जो था वो कान्हा था, ये सर्वाधिक छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सन आपसे पूछा जा सकता है। 1968 में स्थापित है, सर्वाधिक छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है ये दोस्तों? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है 9वां, उसमें संजय राष्ट्रीय उद्यान है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि सीधी में है। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है और इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर इसे कब घोषित किया गया? तो 2008 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित कर दिया गया था। इसकी कोई अन्य विशेषता नहीं है। सीधी शहडोल दोनों में लगता है ये ध्यान रखना है आपको। सीधी और शहडोल दोनों जिलों में आता है। डायनासोर जीवाश्म जो उद्यान है वो आपको पता ही होगा। डायनासोर से संबंधित जो साक्ष्य हमें मिले हैं डायनासोर के, तो डायनासोर के जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो धार से मिले हैं और धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। 2 दिसंबर, ये पूछ सकते हैं आपसे, 2010 को ये अस्तित्व में आया था और धार जिले के बाग क्षेत्र में फैले डायनासोर जीवाश्म के अवशेषों से प्राप्त होने के कारण यहाँ पे इसे मान्यता मिली है। ठीक है, तो विशेषज्ञों के अनुसार जो विश्व में बाघ ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे डायनासोर से संबंधित अवशेष मिले हैं। ठीक है, बाघ जो धार का एक क्षेत्र है वही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ डायनासोर से संबंधित अवशेष मिले हैं। ठीक है, 11वां जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है ओंकारेश्वर, जो प्रस्तावित है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है। 2004 में इसको मान्यता मिली थी और अब बन चुका है ये ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी कोई विस्तृत वो विशेषता नहीं है कि मैं आपको बताऊं। कुछ अन्य विशेषता जो मैंने बताई जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली। इसके अगले लेक्चर में हम प्रोजेक्ट टाइगर और कुछ प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारे भारत में चल रहे हैं उससे की चर्चा करेंगे। और जो मुख्य वैसे तो 31 हमारे अभ्यारण्य हैं उनकी पूरी की चर्चा न करते हुए कुछ मुख्य जो कुछ विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हैं उन्हें हम चर्चा में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको MPPSC जो आगामी MPPSC अप्रैल में होने वाला है प्रीलिम्स, उससे संबंधित जो फैक्ट होंगे वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। क्योंकि मैं एक कोचिंग के माध्यम से पढ़ाई करता हूं और मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से जो मेरे नोट्स होंगे वो मैं यूट्यूब के माध्यम से आपसे शेयर कर रहा हूं। तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ पढ़ाई करें, हम सब साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं ताकि हमारे एम तक पहुँचे। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहें।
जय श्री महाकाल। धन्यवाद।